नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। बजने वाले हैं शाम के 4 और हम रोज की तरह लेकर एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए ताज़ा तरीन आवाज समाचार, जहां पर न सिर्फ बाजार और कारोबार की खबरें हैं बल्कि देश दुनिया में क्या कुछ घटा इस दौरान सब आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं आपको इस वक्त की हेडलाइंस। देश में पहली बार पानी के नीचे मेट्रो की रफ्तार। हावड़ा मैदान एस्प्लेनेड सेक्शन मेट्रो का पीएम ने किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने किया स्कूली बच्चों के साथ सफर। आगरा में भी ताजमहल के पास मेट्रो को हरी झंडी। शाहजहां शेख मामले में ममता सरकार को डबल झटका। सुप्रीम कोर्ट ने किया तुरंत सुनवाई से इनकार तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपने का फिर से दिया आदेश। पीएम मोदी का ममता सरकार पर वार। बोले संदेश खाली की घटना से देश हुआ शर्मसार। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। बाजार में सेंसेक्स निफ्टी एक बार फिर नए शिखर पर बंद। मिड कैप इंडेक्स निचले स्तर से सुधर कर बंद। आईटी, बैंकिंग, फार्मा शेयरों में आज रही खरीदारी। आरबीआई के एक्शन के बाद 20% टूटा जेएम फाइनेंशियल। आरबीआई ने शेयर डिबेंचर्स और आईपीओ लोन देने पर लगाई है रोक। मनापुरम, एलएनटी फाइनेंस, एमएनएम फाइनेंस जैसे दूसरे एनबीएफसी शेयर भी 3 से 8% तक फिसले। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ इस मेट्रो में सफर भी किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत भी की। मेट्रो जमीन से 33 मीटर और हुगली नदी से 13 मीटर नीचे बने ट्रैक पर दौड़ेगी। इसके लिए हावड़ा स्टेशन से महाकरण स्टेशन तक 520 मीटर की लंबी टनल बनाई गई है, जिसमें 2 ट्रैक बिछाए गए हैं। मेट्रो ट्रेन इस टनल को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग 1 मिनट में पार कर जाएगी। इसके हावड़ा और कोलकाता की कनेक्टिविटी इससे काफी बेहतर होगी। आज से आगरा में भी मेट्रो दौड़ने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से ही वर्चुअली 6 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इस दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा स्टेशन पर मौजूद रहे। मेट्रो के उद्घाटन के बाद सीएम योगी ने ताजमहल स्टेशन से ताज ईस्ट स्टेशन तक मेट्रो ट्रेन में सफर भी किया। इस दौरान स्कूली बच्चे और जनप्रतिनिधि भी उनके साथ रहे। पहले चरण में मेट्रो ताज ईस्ट से मनकामेश्वर स्टेशन तक चलेगी। इसमें 3 एलिवेटेड और 3 अंडरग्राउंड स्टेशन है। हर स्टेशन पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी विहार तक 15.7 किलोमीटर लंबा होगा। ये पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड है, जिसमें 14 मेट्रो स्टेशन शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के बारासात पहुंचे। यहां उन्होंने बीजेपी की नारी शक्ति अभिनंदन रैली को संबोधित किया। इस रैली में संदेश खाली की पीड़ित महिलाएं भी शामिल हुई। रैली में उन्होंने संदेश खाली को लेकर ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि संदेश खाली की घटना से देश शर्मसार हुआ है। इसके बावजूद टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने की कोशिश कर रही है। पीएम मोदी ने ममता सरकार को महिला विरोधी बताया और टीएमसी के नेताओं को अत्याचारी कहा। साथ ही बंगाल सरकार पर माफिया के दबाव में काम करने का आरोप भी लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की हर माता बहन उनका परिवार है। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा। लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। हमार परिवार बंगाल की हर माताएं बहनें, ये मेरा परिवार है। বাংলার প্রত্যেক মা বোনেরা আমার
मोदी के शरीर का कण कण और जीवन का पल पल इसी परिवार के लिए, देश की मातृशक्ति के लिए समर्पित है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर इसके बाद पलटवार भी कर दिया। ममता ने जो ताकतें बंगाल में अशांति फैलाना चाहती हैं, उन्होंने कहा उनके खिलाफ सबको एकजुट होने की अपील की है। अपना संस्कृति को पसंद कर हर तरह हर लोग आइए, आवाज उठाइए कि हमारा बंगाल में जो शांति है, हमारा बंगाल में जैसे एकता है, इसको परंपरा का रक्षा करने के लिए हमारा आवाज उठाना है कि बांग्ला आगे बढ़े तो अब भी आगे बढ़ेंगे। देश को बचाना है तो बांग्ला पहले भी आजादी का लड़ाई में सबसे ज्यादा लड़ाई किए थे, जागरण में भी लड़ाई किए थे, देश को जागृत किया था। ये बांग्ला के बचाने के लिए जो वंचित कर रहा है, जो दलित के ऊपर अत्याचार कर रहा है, जो पार्टी जो शोषित कर रहा है, जो वंचित कर रहा है, जो लूट कर रहा है जनता को, जनता का पॉकेट लूट कर रहा है, पॉकेट काट रहा है और खाली विज्ञापन देके भाषण देके बड़ा बड़ा भाषण करते हैं चुनाव का टाइम में। आज चुनाव के बाद इसको शक्ल भी नहीं देखा जाता है। इसके लिए आप लोग मैं विनती करना चाहेंगे, आप मेहरबानी करके आइए और वादा लीजिए कि हम जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम एनआरसी करने नहीं देंगे। हम जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन बांग्ला टूटने हम नहीं देंगे। हम लड़ाई करने के लिए तैयार है, लेकिन हम बांग्ला का जो कल्चर है, कोई भी कीमत पर हम उसको टूटने नहीं देंगे। आपको सबको पास मेरी विनती है, प्लीज कम एंड जॉइन द ब्रिगेड रैली। तो संदेश खाली के मामले को लेकर बंगाल में सियासी खलबली मची हुई है। शाहजहां केस में बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट दोनों से झटका लगा है। पहले तो शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता सरकार को शाहजहां शेख को 4:30 बजे तक सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। कल भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था, लेकिन इस फैसले के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट में मामले होने का हवाला देते हुए बंगाल की सीआईडी ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने से मना कर दिया था और सीबीआई को खाली हाथ लौटना पड़ा था। इधर संदेश खाली मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। महिला आयोग ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। बीजेपी ने शाहजहां शेख के मामले में ममता सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने कहा कि 55 दिन तक शाहजहां शेख को पकड़ा नहीं गया। कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस के रवैये को पक्षतापूर्ण बताया था। अब सीबीआई को मामला दिए जाने के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रही है। पुलिस इज कंप्लीटली बायस्ड, उसको गिरफ्तार होने नहीं दे रही। दे आर नॉट हैंडिंग हिम ओवर। और सीबीआई की जो उन्होंने ऑर्डर किया कि इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दी जा रही है, उसके खिलाफ हु इज अपीलिंग टू द सुप्रीम कोर्ट? ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नॉर्मली जो रेपिस्ट होता है और जिसके खिलाफ ये होता है, ही ट्राइज टू गो अप। नो, इट्स नॉट दैट पर्सन इज अपीलिंग, इट्स द स्टेट गवर्नमेंट विच इज कमिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। तो बंगाल में संदेश खाली पर क्यों मचा है बवाल और मोदी बनाम दीदी की जंग में किसका पड़ला है भारी? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। मोदी वर्सेस दीदी, किसका पड़ला भारी? शाम 7:57 पर। बैंक निफ्टी वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में जोश रहा। सेंसेक्स निफ्टी नए शिखर पर बंद हुए। सेंसेक्स आज 409 पॉइंट चढ़कर 74,086 पर गया तो निफ्टी 118 पॉइंट चढ़ा और 22,474 पर बंद हुआ। तो बाजार का और हम हाल समझेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित मल्होत्रा जुड़ गए हैं। तो सुमित, आज एक्सपायरी का दिन था और बाजार ने एक अच्छा मूवमेंट दिखाया, अच्छी चाल दिखाई, क्या अहम कारण रहे इसके पीछे? तो देखिए, आज बाजार को जो आखिरी में देख रहे हैं उनके लिए तो बाजार बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन जिन्होंने दिन भर देखा है उनको पता होगा कि एक्चुअल में सिचुएशन रही क्या। क्योंकि आज मिड कैप स्मॉल कैप में सीवियर बिकवाली थी। आज लास्ट तक आते आते मिड कैप स्मॉल कैप में एक अच्छी खासी बिकवाली आपको दिखाई पड़ेगी और एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से देखा जाए तो करीब करीब हर 400-500 शेयरों की तेजी के सामने 1800-1900 शेयर जो कि बिकवाली में खड़े थे। तो फ्रंटलाइन इंडेक्स में रिकॉर्ड स्तर पहुंचा, मिड कैप इंडेक्स में बिकवाली रही। हालांकि
लोअर लेवल से रिकवरी जरूर आई, लेकिन ऑब्वियसली बात है एक समय में बहुत ज़्यादा बिकवाली थी, थोड़ी कम बिकवाली के साथ वो बंद हुए। आईटी, बैंकिंग, फार्मा इन्होंने सपोर्ट किया मार्केट को। आज मेटल की तरफ से बिकवाली थी, इसके अलावा ऑटो इंडेक्स में एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। आईटी में सेकंड हाफ में पार्टिसिपेशन आया, फर्स्ट हाफ में निफ्टी बैंक जोरदार तेजी के साथ कामकाज कर रहा था, तो एक एक्शन पैक्ड दिन था और प्रेशर था रियल्टी में, एनर्जी में, पीएसयूज में, जहाँ थोड़ी बहुत बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन ओवरऑल आज लास्ट आवर में रिकवरी रही मिड कैप स्मॉल कैप में और फ्रंट लाइन इंडेक्स में एक अच्छी खरीदारी के साथ बाजार बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। जी, तो यहाँ आज जिस रोलर कोस्टर राइड पर कौन से शेयरों का जलवा रहा सुमित? तो एक बढ़िया तेजी रही, बजाज ऑटो में निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा। 12,000 रुपए की बातचीत कल प्रोमोटर की तरफ से आई थी, आज 8600 रुपए पे बंद हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक 2.5% ऊपर, भारतीय एयरटेल 2% ऊपर, एक्सिस बैंक 2.25% की बढ़त यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में अदानी एंटरप्राइजेस करीब 2.5% नीचे रहा, एनटीपीसी 2% नीचे रहा, बीपीसीएल 1% नीचे रहा, ओएनजीसी 1.5% नीचे, यानी कि पीएसयूज में थोड़ी बहुत बिकवाली आज देखने को मिली। मिड कैप में टाटा इन्वेस्टमेंट लगातार तेजी में 9,500 के करीब, टीम लीज करीब 4% ऊपर, आलोक इंडस्ट्रीज 5% ऊपर, जेंसार करीब 4% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। बिकवाली वाले शेयरों में आईएफएल फाइनेंस 20% का लोअर सर्किट लगातार दूसरे दिन, महानगर गैस सिटी की रिपोर्ट का इंपैक्ट 15% नीचे, कैप्री ग्लोबल 14% नीचे और जेएम फाइनेंशियल करीब 11% नीचे आरबीआई के एक्शन के बाद। आज रियल एस्टेट में बिकवाली थी, शोभा में 6% नीचे, स्वान 3.5% नीचे, ब्रिगेड 4% नीचे और फिनिक्स करीब 1.5% बिकवाली यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। जी, बहुत शुक्रिया इस मार्केट अपडेट के लिए, लेकिन आपसे और बातचीत हम करेंगे, लेकिन फिलहाल दर्शकों को ये बताएं कि जानकारों का इस वक्त क्या मत है। तो आरबीआई के आईआईएफएल और जेएम फाइनेंशियल्स के ऊपर लिए गए एक्शन पर देवेंद्र चौकसी का कहना है कि ये एक्शन कुछ खास कंपनियों के खिलाफ लिया गया और मौजूदा वक्त में एनबीएफसीज अच्छा ही करेंगे जो मजबूत स्थिति में है। आई थिंक हर एनबीएफसी को एक ही तरीके से देखा जाए, मैं ऐसा समझता हूँ कि जो प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज है वो इरेगुलरिटीज को आई थिंक कंट्रोल में लाने के लिए आरबीआई के एक्शन दोनों एनबीएफसी के ऊपर जो आया है वो शायद आई थिंक लिटिल बिट अनफॉर्चुनेट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इट इज लार्जली इंटेंडेड फॉर ब्रिंगिंग द सिस्टम अप। तो मैं नहीं मानता हूँ कि उसके अंदर कोई ज्यादा दूसरे बैंकों या दूसरी एनबीएफसी को कोई असर होना चाहिए। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक इन दिस पीरियड probably some of the stronger NBFCs will get relatively better preference. एक और अहम खबर जो बाजार से ही है वो ये है कि सिटी के डाउनग्रेड के बाद महानगर गैस में 15% की गिरावट देखने को मिली। रिपोर्ट में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को लेकर क्या चिंताएं हैं, बताने के लिए एक बार फिर हम चलेंगे सुमित के पास। तो सुमित, क्या था इस रिपोर्ट में और किस हद तक वाजिब है ये चिंताएं? तो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, सीजीडी कंपनीज जो है उनको लेकर सिटी की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने हालांकि बहुत बड़ा डाउनग्रेड एमजीएल में तो नहीं किया, लेकिन उनकी जो बिटवीन द लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएनजीआरबी के नोटिस के बाद महानगर गैस को, इनफैक्ट इसमें एक और इंपॉर्टेंट सिटी का जो ग्राफिक्स है वो लेकर आए डायरेक्टर साहब, जहां पर उन्होंने एक रेटिंग दी है सेल साइड की। उनका कहना है कि टारगेट्स को 1405 किया गया, 1480 से घटाकर। और ये बात भी उन्होंने मेंशन की है कि जो रेगुलेटरी रिस्क है वो, ये वाले ग्राफिक्स नहीं डायरेक्टर साहब, दूसरे वाले ग्राफिक्स लेकर आई है जहां पर सिटी की एक रिपोर्ट है। उन्होंने ये बात भी मेंशन की है कि यहाँ पर जो ऑयल मिनिस्टर की तरफ से बयान है वो इंपॉर्टेंट बयान है और उनका ये बात मेंशन करना है कि जिस तरह की चीज़ें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां कर रही हैं, यानी कि जो प्रॉफिट्स उनको हो रहे हैं वो पूरी तरह से पास ऑन नहीं कर रहे हैं और ये पास ऑन ना करना ग्राहकों के हित में नहीं है और आने वाले समय में इसको लेकर कुछ कामकाज कर सकते हैं। ये तरह के जो बयान आए थे इससे पूरे स्पेस के ऊपर एक बस बनता दिखाई पड़ा, बिकवाली आती दिखाई पड़ी और उसके दम पे आज एमजीएल करीब 15%, गुजरात गैस 6% और आईजीएल जैसे स्टॉक भी करीब 4-5% के आसपास बिकवाली में बंद होते हुए दिखाई पड़े। जी सुमित, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए कुछ और अहम खबरें रहेंगी, खासतौर पे राजनीतिक दुनिया में और क्या कुछ घटा इस पर भी नजर डालेंगे। समाचार और कुछ और खबरें। देश जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार कर रहा था तब साइबर क्रिमिनल्स इस इवेंट को डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश में लगे थे, लेकिन सरकारी एजेंसियों की सक्रियता के आगे उनके इरादे नाकाम रहे। डिटेल के लिए बात करेंगे अपने संवाददाता असीम बनचंदा से। तो असीम, ये क्या कहानी है पूरी हैकिंग की? राम मंदिर इनॉग्रेशन के वक्त कौन हैकिंग की कोशिश कर रहा था, क्या डिटेल्स हैं इसके बारे में?
पूरा देश जनवरी में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने का इंतजार कर रहा था, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि रंग में भंग डालना चाहते थे। सरकार को इसका अंदेशा पहले से था। ऐसे में सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी। 250 से ज़्यादा वेबसाइट्स को सरकार ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी थी और जनवरी के अंदर ही करीब 140 IP एड्रेस सरकार को ऐसे मिले जो कि पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज थे। सरकार ने इनको ब्लॉक कर दिया गया। एक बड़ा हमला हमको 21 जनवरी को हैकर्स की तरफ से देखने को मिला। हैकर्स ने राम मंदिर से जुड़ी वेबसाइट, प्रसार भारती की वेबसाइट्स या यूपी का जो दूसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक करने की कोशिश की। करीबन 1250 IP एड्रेस थे जो कि कॉम्प्रोमाइज थे। सरकार ने पाया कि इसमें 999 एड्रेसेस चाइना से थे, बाकी जो है वो पाकिस्तान से थे। तो सरकार ने इन सबको ब्लॉक कर दिया। इसके साथ जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो हैदराबाद से दो एड्रेसेस के जरिए वेबसाइट पर बहुत सारा डाटा भेजने की कोशिश की। ये ऐसा किया इसलिए किया गया ताकि वेबसाइट जो है वो ब्लॉक की जाए। करीबन 5 करोड़ लोगों ने 15 मिनट के अंदर अंदर उस वेबसाइट को एक्सेस किया और हैदराबाद के 2 IP एड्रेस से ये हुआ था। तो सरकार इसको लेकर के पहले से ही तैयार थी और सरकार ने इसको भी काबू में पा लिया। तो खासतौर पर कि सरकार का जो अंदेशा था कि कुछ लोग यहाँ पर हैक करने की कोशिश करेंगे, वो कोशिश भी हुई, लेकिन सरकार की तैयारी के चलते उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। जी, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए असीम। तो एक कोशिश नाकाम की गई साइबर अटैक की, वो भी राम मंदिर इनॉग्रेशन पे। लेकिन इधर आजकल ED, CBI, NIA जैसी एजेंसियों के नाम पर साइबर फ्रॉड खूब हो रहे हैं। इसके शिकार लोगों को बाकायदा डिजिटल हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाता है। तो क्या है ये फ्रॉड, क्या है ये डिजिटल हाउस अरेस्ट, कैसे होता है और कभी आपके साथ ये नौबत आ जाएगी तो आप क्या करेंगे? इसी पर आज का कंज्यूमर अड्डा होगा शाम 5:57 पर। डिजिटल बंदी, नई साइबर ठगी। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। जियो कन्वेंशन सेंटर में आज गृहमंत्री अमित शाह ने इंडिया ग्लोबल फोरम एनुअल समिट में शिरकत की। इसमें उन्होंने कहा कि ये साल दुनिया भर में चुनाव का साल है। आने वाले 2 महीने में देश में चुनाव होने वाले हैं जो अगले 25 साल की भूमिका तय करेंगे। पार्लियामेंट ने एक लक्ष्य सुनिश्चित किया है कि 15 अगस्त 2047 को भारत पूर्ण विकसित देश होगा, भारत आत्मनिर्भर देश होगा और भारत टॉप 3 इकोनॉमी में शुमार होगा। ये लक्ष्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे, उसका मुझे विश्वास है। इसका रोड मैप भी तैयार किया है। हमारे पास 10 साल का परफॉर्मेंस है और 25 साल का रोड मैप भी हमारे पास है। ये दोनों लेकर हम इस चुनाव में बहुत उत्साह के साथ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जा रहे हैं। जी हाँ, तो चुनावी सरगर्मियां तो बढ़ रही है और हमारी खबरें भी हम लगातार आपको दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी जो है। लेकिन फिलहाल आवाज समाचार के इस एडिशन में इतना ही। लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर विजिट करें। वहां पर आपको एक से बढ़कर एक रोचक खबरें मिलेंगी। नमस्कार।